हेलो फ्रेंड्स, एडास ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब हैं यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं आज रिमाइंडर का सामान्य विज्ञान। इसके अंतर्गत आज हम लोग जीव विज्ञान भाग को लेकर आए हैं। तो जीव विज्ञान के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1801 में लेमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था। लेमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक और ट्रेविरेंस जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? थियोफेस्टस को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता अभी बताएं, अरस्तू। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफेस्टस। जीवाश्मिकी का पिता लियोनार्डो दा विंची। सूजनिकी का पिता या सूजनिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? एल्फ गाल्टन को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता लिनियस को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान गाइटोलॉजी का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। पादप शारीरिकी प्लांट एनाटॉमी का जनक एन ग्रीव को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। प्राचीन वर्गीकी टैक्सोनॉमी का जनक भी अरस्तू को ही कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी टैक्सोनॉमी का जनक कार्लस लिनियस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। औतिकी हिस्टोलॉजी का जनक मार्सेलो मेलविगी को कहा जाता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत का जनक ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है। तुलनात्मक शारीरिकी का जनक जी क्यूबियर को कहा जाता है। कवक विज्ञान का जनक मैकेली को कहा जाता है। इस प्रकार पादप कार्यकी का जनक स्टीफन सेल्स को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक एंटोनी वान लीवनहॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी का जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। भारतीय कवक विज्ञान का जनक ई.जे. बटलर को कहा जाता है। भारतीय बायोलॉजी का जनक एस.आर. कश्यप को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आर. मिश्रा को कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक एम.ओ.पी. एंगर को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक बॉन बेयर को कहा जाता है। द्विपद नाम के जन्मदाता कैर्लोस लिनियस को कहा जाता है। द्विपद नाम जैसे कि मनुष्य का होमोसेपियंस, उसी प्रकार से आम का मैंगिफेरा इंडिका, तो ये द्विपद नाम थे। इसमें दो पद थे, पहला जैसे कि वंश का नाम हो गया और दूसरा जाति का नाम हो गया। तो इस प्रकार से इस वर्गीकरण को किन्होंने किया था? कैर्लोस लिनियस ने किया था। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैर्लोस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, लिनियस ने जीवधारी को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ने इन दो भागों में बांटा गया था। व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। कब बांटा था? 1969 में बांटा था। और 5 भाग कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो इनके बारे में हम लोग जान ले कुछ उदाहरण के साथ। ठीक है, मोनेरा के कुछ उदाहरण है जीवाणु। मोनेरा के कुछ उदाहरण जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तथा तंतुमय जीवाणु आदि हैं। प्रोटिस्टा का उदाहरण है यूग्लिना, प्रोटोजोआ आदि। और यूग्लिना क्या है? तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है यूग्लिना को। पादप के उदाहरण शैवाल, मॉस, पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय पौधे आदि, ये सब पादप के उदाहरण है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जंतु के कुछ उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर अर्थात जो जल और थल दोनों में रहते हैं। ठीक है, पक्षी, स्तनधारी जीव आदि, ये सब जंतु के उदाहरण हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में थोड़ा जान लें। तो 1753 में से द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया गया था। किसके द्वारा? कैरोलिस लिनियस के द्वारा किया गया था। इसमें पहला जो पद होता है वो वंश का नाम होता है और दूसरा जाति का नाम होता है। कुछ नामों को जान लें। मनुष्य का होमोसेपियंस, मेंढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फेमिलियरिस, गाय का बॉस इंडिकस, ठीक है, शेर का पैंथेरा लियो, ठीक है, सरसों का बेरिस्कन कैम्पोस्ट्रिस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिबम, धान का ओरेजा सटिवा, चाय का थियासाइनेसिस, ठीक है, कॉफ़ी का काफिया अरेबिका, अफीम का पेपेवर सोमनीफेरम, मटर का पायसम सटाइबम, आम का मैंगिफेरा इंडिका, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, चना का देख लेते हैं हम लोग, चना का सिस्टर एरिटिनेरा, ठीक है, और सूरजमुखी का हेलियंथस एनुअस,
रजनीगंधा जो फूल है पोलियंथस ट्यूबरोसम। बरगद का फाइकस बेंगलेसिस, ठीक है। बैंगन का सोलेनम मेलांजना। करेला का मोमार्डिका करेंशियालिन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। जीव द्रव्य का 99% भाग जो है वह निम्नलिखित तत्वों का होता है। इसमें सबसे अधिक जो जीव द्रव्य में भाग होता है वो ऑक्सीजन का होता है 63%, 63%। कार्बन 20% होता है, ठीक है, कार्बन 20% होता है। हाइड्रोजन आपका 10% होता है। नाइट्रोजन 2.5% होता है 2.5%, ठीक है। कैल्शियम 2.5%, फॉस्फोरस 1.15% और बाकी N 0.85%। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन का भाग सबसे ज़्यादा होता है 63%। ये ध्यान में रखने वाली बात है। जीव द्रव्य क्या है, तो जीव द्रव्य अर्थात कि हमारी कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्र के अंदर जो केंद्रक द्रव्य होता है इन्हें सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। इसे जीवन का आधार कहा गया था हक्सले द्वारा, ठीक है। जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, 70% भाग। 70% भाग जीव द्रव्य का जो होता है वो जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो रेशियो है वो 81:19 है, अर्थात 81:19 का अनुपात होता है इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। किसके अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले के अनुसार। जीव द्रव्य की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है यह, ठीक है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था, अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 में। सबसे छोटी कोशिका किसकी है, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु की है। सबसे छोटी कोशिका का नाम PPLO। सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने किया था। स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में किया था। कोशिका भित्ति सेल वाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका के अंदर जाने वाले एवं कोशिका से बाहर आने वाले पदार्थों का चयन करना, ठीक है। यह अनुमति प्रदान करता है कि किस पदार्थ को कोशिका के अंदर आना है और नहीं आना है। तारक का क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, बोवेरी ने की थी। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है, तारक का सेंट्रोसोम करता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलेट ने की थी। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। कोशिका के अंदर का ये सबसे इम्पोर्टेंट देख लीजिए। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग जो होता है वो राइबोसोम का होता है और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण के परिणामस्वरूप ऊर्जा रिलीज होता है यहाँ। ऑक्सीकरण के परिणामस्वरूप कितने अणु ATP ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है, तो 38। किसे कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक कहा जाता है, ठीक है। गोल्जी का प्रमुख काम क्या है, स्रावी का काम करता है। आत्मीयता की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है, इसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन किससे बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन और DNA का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक छोटे और मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है, या क्रोमोसोम भी कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक जाति के जीवधारी में सभी कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, जिसे आगे हम लोग देखेंगे कि किसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, कि चिंपांजी में 48 होता है, मेंढक में 26 होता है, प्याज में 16 होता है, मधुमक्खी में 32 होता है, मच्छर में 6 होता है, घोड़ा में 64 होता है, खरगोश में 44 होता है, बिल्ली में 38 होता है। उसी प्रकार से मनुष्य में 46 होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मनुष्य में 46 होता है। कहीं कि इसे पैर में पूछा जाता है तो 23 पैर होता है, ठीक है। 22 पैर प्लस एक जो है सेक्सुअल हार्मोन होता है, जो कि XX महिला में होता है और XY पुरुष में होता है, ठीक है। तो मनुष्य में 46 बताएं। टमाटर में 24 होता है, मटर में 14 होता है, कबूतर में 80 होता है,
तंबाकू में 48 होता है, गेहूँ में 42 होता है, नींबू में 36 होता है, बंदर में 42 होता है और मक्का में 20 होता है। ठीक है, तथा घरेलू मक्खी में 12 होता है, कुत्ता में 78 होता है, आलू में 48 होता है, चूहा में 40 होता है। यह क्या है? यह गुणसूत्रों की संख्या है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बताएं। यहाँ कुछ बॉक्स है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता। कोशिकीय अंग अर्थात कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उन्हें कोशिकीय अंग कहा जाता है और उनके खोजकर्ता। कोशिका में जो केंद्रक होता है उसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रिका का फोंटाना, क्लोरोप्लास्ट का इंस्टिपर, क्रोमोसोम का हॉफमिस्टर, तारकाई बॉबेरी। तारकाई के खोजकर्ता कौन है? बॉबेरी है। अंतर्द्रव्य जालिका पोर्टर, गोल्जीकाई जॉर्ज गोल्जी। गोल्जीकाई का खोजकर्ता जॉर्ज गोल्जी, इन्हीं के नाम पर इन्हें गोल्जीकाई कहा जाता है। लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका की, इसकी खोज CD डोबे ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा। राइबोसोम का खोज पैलेड। स्फीरोसोम का खोज किन्होंने किया था? पर्नर ने किया था। जीव का खोज डुजार्डे ने किया था। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। केंद्रकला की खोज हर्टविग ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिकांग और उनके उपनाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह या कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। केंद्रक कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। इसे केंद्र को कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएं आगे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र होता है, इसे कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र होता है। ठीक है, क्रोमोसोम आनुवंशिकी गुणों का भाग होता है। राइबोसोम के बारे में एक और चीज़ बताए थे, कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है और यह क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, क्रोमोसोम आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। कुछ प्रमुख जीवधारी और उनकी कोशिका में मौजूद गुणसूत्रों के बारे में जो अभी हम बता दिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तारकाई के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? सिंट्रोल के कहते हैं। तारकाई के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना जो होती है उसे सिंट्रोल कहा जाता है। किसी मनुष्य का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर होता है। फीमेल में X और X पाया जाता है और मेल में X और Y पाया जाता है। तो पुरुष का जन्म हो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक X और एक Y प्राप्त हो। ठीक है, तो फीमेल में तो X और X ही होता है दोनों, तो वो तो Y दे नहीं सकती। तो पुरुष ही जो है, पुरुष के X और Y होता है, जो सेक्सुअल हार्मोन होता है वो। तो X एक फीमेल से और Y एक मेल से अगर होता है तो XY बनता है, तो पुरुष का जन्म होता है। इस प्रकार से एक पुरुष का जन्म के लिए पिता का गुणसूत्र ज़्यादा पिता का गुणसूत्र प्रभावी है, ना कि माता का गुणसूत्र। तो ये क्लियर हुआ। एक पुरुष व्यक्ति को अपने माता पिता से कितने गुणसूत्र विरासत में मिलते हैं? 46 गुणसूत्र विरासत में मिलता है। 22 तो नॉर्मल है मिलता है और एक जो सेक्सुअल हार्मोन X और Y मिल गया तो पुरुष हुआ। ठीक है, तो 22 22 44 और X 1 45 और Y 1 46 हो गया। या X मिलेगा तो भी 46 होगा, स्त्री होगा। ठीक है, तो एक इसी प्रकार से स्त्री को माता से और 22X और 22X जो अभी क्लियर किए थे हम। अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER भी कहा जाता है शॉर्ट में, के कुछ भागों पर छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, ER का मुख्य कार्य क्या है? ER का मुख्य कार्य क्या है? उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संरचना करना जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करता है। ER का मुख्य कार्य क्या है? वसाओं व प्रोटीनों का संरचना करना है। उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संरचना करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। यह ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे शॉर्ट में ER कहा जाता है। ठीक है, यह ER का मुख्य कार्य है। ठीक है, राइबोसोम किसकी बनी होती है? तो राइबोसोम बनी होती है RNA और राइबोसोम बनी होती है RNA नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, राइबोसोम बनी होती है RNA नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने की। DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। RNA का पूर्ण रूप क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का मूल क्या है?
न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए अणु के क्षारक इकाइयों का संबंध क्या है? एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन और गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसाइनिन, इनका संबंध होता है, थोड़ा याद रखना है। एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन के बीच कम से कौन से हाइड्रोजन आबंध होता है? केमिकल बॉन्ड में हम लोग इसको जानेंगे कि ये बंध क्या होता है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 आबंध होता है। ठीक है। 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल को प्रतिपादित किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना किसका कार्य है? डीएनए का कार्य है। आरएनए में थाइमिन क्षारक इकाई की जगह कौन सी इकाई आ जाती है? यूरेसिल आ जाती है। ठीक है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। डीएनए केंद्र के अलावा और कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है। गोल्जी इकाई की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। लाइसोसोम की खोज किसने की? अभी बताए थे, डी डुबे ने की। लाइसोसोम का कार्य क्या है? बाहरी पदार्थों का भक्षण करना और पाचन करना। अगर ये फट जाता है तो अपने ही कोशिका के सभी पदार्थों का पाचन कर लेता है, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मीयता का थैली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 प्रकार के एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। कौन कोशिका की निर्जीव संरचना है? राजधानी या रिक्तिका जो है वो कोशिका की निर्जीव संरचना है। कौन कोशिका के प्रबंधन के समान काम करता है? केंद्रक। केंद्रक कोशिका के प्रबंधक अर्थात मैनेजर के समान कार्य करता है। केंद्रक जो है वो कोशिका का कंट्रोल करने का काम केंद्रक करता है। कोशिका की निर्जीव संरचना अभी बताए थे, राजधानी और रिक्तिका। लाइसोसोम में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24 एंजाइम पाए जाते हैं, अभी जो बताएं। क्षमा करें, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसे क्लियर कर लेते हैं जी। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल संरचना दिखाई पड़ती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहा जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट और वर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक जो हरा रंग का दिखता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण हरा दिखता है। अवर्णीय लवक जिसका कोई रंग नहीं होता है, और वर्णीय लवक जो कि मतलब रंगीन दिखता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ थोड़े बहुत जानेंगे। ठीक है, डिटेल में हम लोग कभी डिटेल चैप्टर वाइज लाएंगे वीडियो, उसमें जानेंगे। आज 1 लाइनर का वीडियो है, ठीक है, फटाफट रिवाइज करने के लिए। हरित लवक में कौन सा हरे रंग का पदार्थ होता है? क्लोरोफिल होता है। वर्णीय लवक कहाँ पाया जाता है? जड़ तथा भूमिगत तनों में पाया जाता है। वर्णीय लवक का उदाहरण जो रंगीन होता है, उसका उदाहरण टमाटर में लाइकोपिन पाई जाती है, ये वर्णीय लवक है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में किसने देखा? वीरचाव ने देखा। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले किसने देखा? वाल्टर फ्लेमिंग ने देखा। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार के बारे में यहाँ बताया गया है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ये कोशिका विभाजन के तीनों प्रकार हैं। तो असूत्री विभाजन का उदाहरण नीलहरी शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि में असूत्री विभाजन होता है। मिटोसिस। समसूत्री विभाजन मिटोसिस कायिक कोशिकाओं में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन में प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिका की तुलना में कितनी होती है? तो बराबर होती है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। असूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वीजमैन ने की थी, वीजमैन ने की थी। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। याद रखें, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, और सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। रिस्टोवायरस में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। प्रजनन संबंधी सूचना जो है किसमें संग्रहित होती है? डीएनए में होती है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौन वर्ग ने किया था। कोशिका का ऊर्जागिरी कहे जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? सी वेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी वेंडा ने दिया था। ठीक है। डीएनए के पृथक्करण और शोधन की तकनीक का विकास किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था।
वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए के पृथक्करण और शोधन तकनीक का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज वॉन मॉल ने की थी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं। इनका कार्य क्या है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को हस्तांतरित करना इनका काम होता है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। वंशानुक्रम का नियम संबंधी सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। वंशानुगत का प्रयोग करने के लिए इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विंडल और टेटम ने किया था। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने 1909 में किया था। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप में दिखते हैं, ठीक है, उसे फिनोटाइप लक्षण कहा जाता है। जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप में दिखता है उसे फिनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? जो कारकों का बना होता है, जीन का बना होता है, जीनोटाइप कहते हैं। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? अभी बताए थे, मटर के पौधे का चुनाव किया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने। एक ही गुणसूत्र पर जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की थी? मॉर्गन ने की थी। मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग सहलग्न गुणों के उदाहरण है रंग बनांधता, कलर ब्लाइंडनेस जो है, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोफीलिया, हाइपरट्राइकोसिस। ये क्या है? मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग सहलग्न गुणों के उदाहरण हैं। लिंग सहलग्न गुणों के उदाहरण हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। नामकरण किसने किया था गुणसूत्र का? डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। जीन के आधुनिक विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया था? तो एस वेंजर ने 1956 में किया था। एस वेंजर ने 1956 में किया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? हर्शे और चेज, हर्शे एवं चेज के प्रयोगों से साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया? भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1968 में किया था। माइक्रोसोम्स क्या है? द माइक्रोसोम्स कोशिकीय अंग ER का एक खंड है, इसी का एक भाग है। मानव शरीर में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। चलिए आगे जैव विकास के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक वर्णनवाद का सिद्धांत किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। प्राकृतिक वर्णनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जो योग्य है वो सर्वाइव करेगा, का वाक्यांश किसने दिया था? यह इसकी रचना किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने की थी। अंक के क्रम या अधिक उपयोग का सिद्धांत, अंक के क्रम या अधिक उपयोग का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? हुनाडी ब्रिज ने। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? मनुष्य में लगभग 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम संश्लेषी जीव कौन थे? साइनोबैक्टीरिया सर्वप्रथम संश्लेषी जीव थे। पक्षियों एवं स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास किससे हुआ? सरीसृपों से हुआ। लेमार्क का सिद्धांत 1809 में उनकी किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? फिलोसॉफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। डार्विन ने 1831 में किस जहाज पर विश्व का भ्रमण किया था? तो बीगल नामक सर्वेक्षण जहाज पर उन्होंने विश्व का भ्रमण किया था। जहाज का नाम क्या था? बीगल। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसी में उन्होंने सिद्धांत दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। पादप जगत का वर्गीकरण को अब हम लोग देखते हैं। पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत के कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग बताए गए हैं। अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोजेमस और पुष्पोद्भिद फेंडोजेमस। किस वर्ग के पौधों में
पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। क्रिप्टोगैमस अपुष्पोद्भिद, यानी कि इसमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं। और फेनोगैमस पुष्पोद्भिज, इसमें पुष्प और बीज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। क्रिप्टोगैमस के 3 उपवर्ग हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये तीनों वर्ग को हम लोग याद रखेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैमस के उदाहरण हैं। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। किस समूह के पौधों का शरीर सुकाई होता है, अर्थात पौधे जड़, तना और पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते, थैलोफाइटा में विभक्त नहीं होते। अगर दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा स्लो है तो आप इसका स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थैलोफाइटा के पुनः 3 उपवर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देखें, क्रिप्टोगैमस के 3 उपवर्ग देखें। ठीक है, और इसके बारे में जाने हम लोग कि थैलोफाइटा वर्ग, ब्रायोफाइटा वर्ग और टेरिडोफाइटा वर्ग। थैलोफाइटा वर्ग वे होते हैं जिनका जड़, तना, पत्ती आदि अलग अलग भागों में विभक्त नहीं होते हैं, जैसे कि शैवाल, कवक, जीवाणु, ये थैलोफाइटा के 3 उपवर्ग हैं। ठीक है, कुछ लाभदायक शैवाल जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं या करते हैं। अल्वा, सारगासम भोजन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। लेमनेरिया आयोडीन बनाने में किया जाता है। एनाबिना खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए लाभदायक शैवाल हैं, इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं। किस शैवाल को अंतरिक्षयान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है? ठीक है, क्लोरेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें। क्लोरेला जो है वह अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान के केबिन में उगा सकते हैं और उससे भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, क्लोरेला। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक द्वारा जनित किस रोग से पौधों को सबसे अधिक हानि होती है? रस रोग और स्मट रोग। सरसों का सफ़ेद रस रोग, गेहूं का ढीला स्मट रोग, ये ऐसे रोग हैं जिससे पौधों को सबसे अधिक हानि होती है। जीवाणु की खोज 1683 में किसने की थी? एंटोनी वान लीवनहॉक ने की थी। 1829 में जीवाणु का नामकरण किसने किया था? जीवाणु का नामकरण एहरनबर्ग ने किया था। हालांकि खोज 1683 में एंटोनी वान लीवनहॉक ने किया था, लेकिन नामकरण 1829 में एहरनबर्ग ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु का पिता किसे कहा जाता है? लीवनहॉक को कहा जाता है। किसने कोलेरा तथा तपेदिक के 2 जीवाणुओं की खोज की तथा जन्म सिद्धांत बताया? रॉबर्ट कॉच ने। किस समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। एम्फीबिया अर्थात कि उभयचर, जल और थल दोनों जगह में रहने वाला। तो किस समूह को वनस्पति जगत का उभयचर अर्थात एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग कहा जाता है। मॉस किस वर्ग का पादप है? ब्रायोफाइटा वर्ग का पादप है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग किस रूप में होता है? ईंधन तथा एंटीसेप्टिक के रूप में स्फेगनम मॉस का प्रयोग होता है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उत्प्रेरक का काम कर सकता है? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका प्रयोग चावल की फसल के लिए जैव उत्प्रेरक रूप में किया जा सकता है। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए जाते हैं। यह किससे लिया गया है? जीवाणु से लिया गया है। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं। ये किससे लिया गया है? जीवाणु से लिया गया है। सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण कवक तथा शैवाल से निर्मित लाइकेन होता है। नीचे का परत जो है कवक होता है और ऊपर का परत जो है वो शैवाल होता है। इसको सम्मिलित रूप में लाइकेन कहते हैं। सिलिका उद्योग में कौन सा जीवाणु उपयोग होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी उपयोग होता है सिलिका उद्योग में। ठीक है, फेनेरोगैमस के 2 उपवर्ग अनावृत बीजी यानी नग्न बीजी, ठीक है, जिसमें बीज पर कोई कवर नहीं होता है, और आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म, अनावृत बीजी जिसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। वनस्पति जगत का सबसे लंबा पौधा सिकोया नग्न बीजी पौधा है। किसे कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है? सिकोया को कहा जाता है।
सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। किसके तनों से मण निकालकर साबूदाना बनाया जाता है? साइकस। याद रखें, साबूदाना कोई फल नहीं है, यह तनों से मण को निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ से। सेड्रस का तेल प्राप्त होता है देवदार से। सेडकास्ट का तेल प्राप्त होता है जूनीपेरस से। टेनिन तथा रेजिन किसे प्राप्त होता है? नग्नबीजी पौधे से। टेनिन का उपयोग होता है चमड़ा और शाही बनाने में। रेजिन का प्रयोग होता है वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में। किस समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होता है? आवृत बीजी समूह, इसमें बीज फल के अंदर होता है। अनावृत बीजी पौधे में जो बीज जो होता है वो फल के बाहर होता है। ठीक है। बीज पत्र की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में बांटा गया। एक बीज पत्री पौधा जिसमें कि एक ही बीज पत्र होता है, उदाहरण गेहूं, और 2 बीज पत्री पौधा जिसमें 2 बीज पत्र होता है, जैसे कि चना। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है। पर्यावरण के अनुकूलन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। जलोद्भिद जल में उगने वाले पौधे। समोद्भिद सामान्य रूप से मृदा में उगने वाले पौधे। मरुद्भिद यानी मरुस्थल में उगने वाले पौधे। हेलोफाइट्स अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे। हिलोफाइट्स दलदली भूमि में उगने वाले पौधे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऑक्जिलोफाइट्स अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे। सेमोफाइट्स बालू में उगने वाले पौधे। लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले पौधे। एर्मोफाइट्स रेगिस्तान तथा स्टेपीज में उगने वाले पौधे। और स्क्लेरोफाइट्स काष्ठीय झाड़ीदार पौधे। कुछ वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं। सबसे छोटा विषाणु मुख और खुरपका विषाणु 20 नैनोमीटर का होता है। सबसे बड़ा विषाणु जो है टीएमबी पॉक्स विषाणु है, 300 नैनोमीटर का होता है। सुपर परजीवी सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस, यह सुपर परजीवी कहा जाता है इसे। सबसे छोटा जीवाणु डायलिस्टर। सबसे बड़ा जीवाणु बेगियाटोआ मिराबिलिस। सबसे छोटी शैवाल क्लेमाइडोमोनास हरी शैवाल जिसे कहा जाता है। ठीक है। सबसे बड़ी शैवाल मैक्रोसेस्टिस भूरी शैवाल भी इसे कहा जाता है। सर्वाधिक विषालु शैवाल अमेनिटा फेलोइट्स। अमेनिटा फेलोइट्स सबसे याद रखना है थोड़ा सा। सबसे छोटी कवक ईस्ट सैकरोमाइसीज। सबसे बड़ी कवक गैनोडर्मा वुड फंगस। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुप्सिस। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुप्सिस। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाउसोनिया। सबसे बड़ा टेडोफाइटा साइथिया। ठीक है। सबसे छोटा नग्नबीजी सबसे छोटा अनावृत बीजी जेमिया पिग्मिया। ठीक है। सबसे बड़ा अनावृत बीजी सिक्योया गाइगेंटिया। ठीक है। सबसे छोटा आवृत बीजी वोल्फिया। सबसे बड़ा आवृत बीजी यूकेलिप्टस रेगनेंस। सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया माइक्रोस्पर्मिया। और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया आर्नोडी। सबसे बड़ा फल लोडोइसिया मालडिविका। सबसे बड़ा जो फल है उसका नाम क्या है? लोडोसिया मालडिविका। सबसे छोटा बीज आर्किड। और सबसे चौड़ी पत्ती जो है विक्टोरिया रेजिया। ये सबसे चौड़ी पत्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे छोटी आर्कियोगोनियम अनावृत बीजी। ठीक है। सबसे बड़ी आर्कियोगोनियम मॉस। साकिब वृक्ष का उदाहरण है केला, जिसका वैज्ञानिक नाम मूसा पेराडिसिका है। घासे वृक्ष बांस। घासे वृक्ष को बांस कह सकते हैं। बांस एक घासे वृक्ष है, एक घास का उदाहरण है बांस। काफ़ी जल्दी बड़ा होता है इसी कारण। सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप एसीटे बुलारिया है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा, बताए थे उभयचर का अर्थात जो जलोत्थान में रहता है, तो पादप जगत का उभयचर है ब्रायोफाइटा। प्रथम ट्रेक्योफाइट टेडोफाइटा। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स टेडोफाइटा इसका उदाहरण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वॉकिंग फर्न का उदाहरण, ठीक है, एडिएंटम। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का उदाहरण एडिएंटम। मेड इन हेयर फर्न जिंगो बाइलोबा। मेड इन हेयर ट्री माइक्रोप्लाज्मा। पादप जगत का
पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा और मेड इन हेड ट्री जिंगो बाइलोबा। मेड इन हेड फर्म बताएं एडिएंटम, वॉकिंग फर्म एडिएंटम। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पादप जगत का जोकर हम लोग किसे बताएं माइकोप्लाज्मा। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना वो शैवाल है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो स्पाइरुलिना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें, ये VVI में आएगा। हींग प्रदान करने वाला पौधा फेरुला एस्फोइटिडा। फेरुला एस्फोइटिडा। मेहंदी प्रदान करने वाला पौधा लाउसोनिया इनर्मिस। रुद्राक्ष प्रदान करने वाला पौधा इलियोकार्पस सेरिकस। सबसे लंबी परागनलिका किस में होती है? सबसे लंबी परागनलिका मक्का में होती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नीलम्बो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय फल आम मैंगिफेरा इंडिका। सर्वाधिक भारी लकड़ी होती है गुएकम ऑफिसिनेली का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण, कुल का नाम दिया हुआ है, फिर इधर पौधे का नाम दिया हुआ है। तो कुल लिलिएसिक में लहसुन और प्याज आ जाते हैं। ये एक बीजपत्री पौधा के उदाहरण में आते हैं। पाल्मी, पाल्मी का उदाहरण में आता है सुपारी, तार, नारियल, खजूर आदि पौधे पाल्मी कुल के आ जाते हैं। गेर्मिनेसी कुल में गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ और जई, इतने एग्जाम्पल दिया हुआ है। और भी हैं द्विबीजपत्री पौधे के उदाहरण, इनमें कुल का नाम क्रूसीफेरी में मूली, सलजम और सरसों, इनके बीज पत्र दो होते हैं, इसलिए द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण में इनका नाम है मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल। लेग्यूमिनेसी का उदाहरण है बबूल, गुलमोहर, अशोक, चुमी, कत्था, कचनार, इमली, शमी आदि। कंपोजिटी का उदाहरण में सूरजमुखी, गेंदा, डहेलिया, कुसुम आदि आते हैं। ठीक है। रूटेसी का उदाहरण नींबू, संतरा, बेल, कैथ, कामिनी। कुकुरबिटेसी का उदाहरण तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, ककड़ी, परवल, करेला। कुकुरबिटेसी का उदाहरण में आता है। सोलेनेसी का उदाहरण आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, मकोई और धतूरा आता है। रोजेसी का उदाहरण सेव, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, खुबानी, ये रोजेसी के उदाहरण में आते हैं। ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का पॉइजन है, विष है। एफ्लाटॉक्सिन कवक द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का विष है, एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, टॉक्सिन से याद रख सकते हैं कि विष है, कवक द्वारा उत्पन्न विष है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले वनस्पति को क्या खाया जाता है? मैंग्रोव खाया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी काफ़ी फेमस है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो यह बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई है। ठीक है, जो दूध से दही बनाने का काम करता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। विषाणु की खोज किसने की? इवानस्की ने की। विषाणु की खोज किसने की? इवानस्की ने की। किसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये विषाणु है जो जीवाणुओं को मार डालते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये विषाणु है जो जीवाणुओं को मार डालते हैं। चलिए आगे। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्टैनले को। स्टैनले को नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्होंने सबसे पहले विषाणु को क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया। ठीक है। जीवाणु अगर क्रिस्टल प्राप्त होता है लाल शैवाल से। ठीक है, ये थोड़ा सा बाद में इसके बारे में बताएंगे। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति कारण। ठीक है, जीवाणु में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किससे बनी होती है? तो थोड़ी देर पहले बताए थे, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। समुद्री घासें किस कुल में आती है? फेओफाइसी। फेओफाइसी में आती है। समुद्री घासें किस कुल में आती है? फेओफाइसी कुल में आती है। मूंगफली में पोली रोग उत्पन्न होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। फूलगोभी में हुई पटेल किस तत्व की कमी से होता है? मोलिब्डेनम के कारण होता है। मोलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण होता है हुई पेटल
नामक बीमारी किस में होती है? फूलगोभी में होती है। सोयाबीन में मेंढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा जैसा, मेंढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा दिखता है। ठीक है, सोयाबीन फसल में यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फफूंद के द्वारा उत्पन्न होता है। यह कवक को रंजित किया जाता है कॉटन ब्लू द्वारा। कैरियोप्सिस का उदाहरण है गेहूं और मक्का। कैरियोप्सिस का उदाहरण है गेहूं और मक्का। ठीक है, हस्पेरिडिडन का उदाहरण है नींबू और संतरा। द्विलिंगाश्रयी पौधे का उदाहरण है तार, पपीता, नारियल। अधिपादप का उदाहरण है आर्किड। मुस्तरी का उदाहरण है दूब घास। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण जो कीटों को खाने वाला पौधा है, नाइट्रोजन की कमी के कारण वो कीटों को खाता है ये पौधे। ठीक है, पिचर प्लांट, सनड्यू, नेपथिन्स, यूट्रिकुलेरिया। कीटभक्षी पौधे कीड़ों को क्यों खाते हैं? तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाते हैं। पौधों में कवक जनित रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ना का लाल विगलन रोग, ये पौधों में कवक जनित रोग हैं, यानी कि कवक के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले रोग हैं ये। पौधों में सर्वाधिक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो पौधों में सर्वाधिक रोग कवक के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तंबाकू का मोजेक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। ब्लास्ट रोग संबंधित है किससे? धान से। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित होता है? धान से। पादप आकार की उत्तक, प्रकाश संश्लेषण, हार्मोन और पारिस्थितिकी के बारे में जान लेते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। जड़ विकास करता है, किससे विकास करता है? जड़ मूलांकुर से विकास करता है। जड़ विकास करता है मूलांकुर से। तना विकास करता है प्रौरोह से। शंकुरूप कॉनिकल फॉर्म जड़ का उदाहरण है गाजर। शंकुरूप जड़ का उदाहरण है गाजर। चक्रूप जड़ का उदाहरण हो गया मूली। कुंभी रूप जड़ का उदाहरण हो जाएगा सलजम और चुकंदर। स्तंभ मूल किस में पाया जाता है? स्तंभ मूल बरगद, गन्ना, मक्का में पाया जाता है। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफेरा में। ठीक है, भूमिगत तना कंद का उदाहरण है आलू। भूमिगत तना कंद का उदाहरण है आलू। भूमिगत तना प्रकंद का उदाहरण है हल्दी, अदरक, केला, कमल आदि। ठीक है, तो यह भूमिगत तना प्रकंद राइजोम का उदाहरण है। भूमिगत तना सलकंद का उदाहरण है प्याज, लहसुन। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। और पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। पुमंग क्या है? पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर स्टेमेंस होते हैं। पुमंग क्या है? तो पुमंग जैसा कि बताएं कि पुष्प का नर जननांग है और पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। परागकण कहाँ पाया जाता है? परागकण पुंकेसर में परागकोश के अंदर पाया जाता है। पुंकेसर में परागकोश के अंदर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परागन कहते हैं। यानी कि परागकण परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इस प्रक्रिया को पोलिनेशन अर्थात परागन कहते हैं। परागन। अंडक कहाँ पाया जाता है? अंडक स्त्री जननांग जायांग में पाया जाता है। पुष्प के स्त्री जननांग जायांग में पाया जाता है पुष्प के। ठीक है, जब एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोग करता है तो इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन अर्थात कि निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड क्या कहलाता है? निषेचित अंड को जाइगोट जुग्मनज कहा जाता है। निषेचन की खोज सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने किया था। अंडाशय से जो फल उत्पन्न होता है इसे सत्य फल कहा जाता है। ये भी एक फैक्ट है, याद रखें। अंडाशय से जो फल उत्पन्न होता है यह सत्य फल कहा जाता है। उसी प्रकार से जिन फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं उन्हें असत्य फल कहा जाता है। असत्य फल बीजांड से उत्पन्न होता है। असत्य फल बीजांड से उत्पन्न होता है। जो सेब हम लोग खाते हैं वो भी एक प्रकार का असत्य फल ही है। ठीक है, तो बीजांड से उत्पन्न होने वाले फल असत्य फल और अंडाशय से उत्पन्न होने वाले फल सत्य फल। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं क्या है? ताप, जल और ऑक्सीजन बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है। ये तीनों चाहिए, ताप चाहिए, जल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तभी अंकुरण हो पाएगा। असत्य फल के उदाहरण अब बताएं थे सेब, कटहल, नाशपाती, ये सभी असत्य फल के उदाहरण है, अर्थात ये बीजांड से बनता है। ठीक है, निषेचन के बिना फल का उत्पादन करने को पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि इसमें गांठें और पेरियां होती हैं। अदरक
भूमि के अंदर पाया जाता है परंतु यह तना है। ठीक है। रोवेलिफिया किससे प्राप्त होता है? जड़ से प्राप्त होता है। डिजिटेलस पत्तियों से प्राप्त होता है। कुनेन जो मलेरिया का इलाज में प्रयोग होता है, कुनेन का किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। अफीम पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? मार्फिन। ठीक है, अफीम पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? जिसमें मार्फिन नामक क्षार पाया जाता है। यह फूल से प्राप्त होता है। अफीम पौधे के फूल से प्राप्त होता है और अफीम, ठीक है, जो होता है उसमें मार्फिन नामक क्षार पाया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अफीम में मार्फिन नामक क्षार पाया जाता है। मार्फिन नामक क्षार पाया जाता है। यह पौधे के फूल से प्राप्त होता है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। इंसुलिन डालिया पौधे की डालिया के जड़ों से प्राप्त होता है। कॉफ़ी प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है कॉफ़ी। दालचीनी पौधे की छाल से प्राप्त होता है। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। और कपास के रेशे प्राप्त होता है पौधे के फल से। कपास प्राप्त होता है पौधे के फल से। कलम का उदाहरण है बांस। डो फल का उदाहरण है आम, नारियल, जामुन। बेरी फल का उदाहरण है टमाटर, बैंगन, अमरूद, अंगूर, केला, खजूर आदि। ये सब बेरी फल का उदाहरण है। पेपो फल का उदाहरण है कद्दू, करेला, नेनुआ। पोम फल का उदाहरण है सेब, नाशपाती आदि। कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरित जड़ें और उसके उदाहरण हम लोग जानेंगे। शंकुरूपी गाजर, शंकुरूपी जड़ का उदाहरण गाजर। कुंभी रूपी शलजम, चुकंदर। तर्करूपी मूली। शोषण मूल का राइजोफोरा। ये क्या है? ये सभी रूपांतरित जड़ें हैं और उसका उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है। वायवीय जड़ का उदाहरण है आर्किड। ठीक है। स्वांगीकृत जड़ का उदाहरण है टिनोस्पोरा। ठीक है, टिनोस्पोरा। ठीक है। परजीवी जड़ का उदाहरण है कसकटा। मालाकार जड़ का उदाहरण है अंगूर, करेला। और ग्रंथित जड़ का उदाहरण है आम और हल्दी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जाते हैं। स्तंभमूल का उदाहरण बरगद। अस्तंभमूल मक्का, गन्ना। अधिपादपी मूल का उदाहरण आर्किड। पुलिकित जड़ का उदाहरण डहेलिया। रेशेदार जड़ का उदाहरण प्याज। पत्तीय जड़ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के पत्तियों से जड़ें निकलती हैं और एक नया पौधा का जन्म होता है। ठीक है। आरोही जड़ का उदाहरण पान, पोथोस। बटस जड़ का उदाहरण टर्मिनोलिया। चूपक जड़ का उदाहरण अमरवेल, चंदन। ये चूपक जड़ सकिंग रूट है। ठीक है। शोषण जड़ का उदाहरण जूसिया, मैनग्रोव। ठीक है। कुछ रूपांतरित तने और उसके उदाहरण जानेंगे। वो जड़ और उसके उदाहरण थे और यहाँ तने और उसका उदाहरण जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ देता है कि अदरक क्या है, तो अदरक एक प्रकार का प्रकंद है। ठीक है। केला क्या है? ये भी प्रकंद का उदाहरण है। केला, कमल, अदरक, हल्दी, ये सभी प्रकंद के उदाहरण। कंद के उदाहरण आलू। धन कंद के उदाहरण अरबी, कचालू, जिमीकंद, केसर। सल कंद के उदाहरण प्याज, लहसुन। ऊपरी भूस्तरी के उदाहरण घास, स्ट्रॉबेरी, मर्सिलिया, ये सारे। अंतर भूस्तरी के उदाहरण गुलदाउदी, पुदीना, गुलाब, ये सब अंतर भूस्तरी के उदाहरण है। ठीक है। भूस्तरी का उदाहरण अरबी, अरुवी, जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, ये सब। भूस्तरिका का उदाहरण जलकुंभी, पिस्टिया। स्तंभ प्रतान के उदाहरण अंगूर, लौकी। स्तंभ कटक के उदाहरण नींबू, करौंदा, गुलाब आदि। परनाभ स्तंभ के उदाहरण नागफनी, यूफोर्बिया। परनाभ पर्व का उदाहरण सताबर, वरस्कस। पत्रकंद का उदाहरण गलेवा, डायोस्कोरिया आदि। कुछ फल और उसके खाने वाले भागों के नाम के बारे में जानते हैं। कुछ फल और उसके खाने वाले जो भाग, फलों का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, जैसे पत्ता को भी खाते हैं, वो वानस्पतिक कलिका है, एक प्रकार का कलिका है। फूलगोभी यह पुष्पक्रम है। नारियल या भ्रूण पोष है। हल्दी प्रकंद है। नाशपाती गुद्देदार पुष्पासन है। प्याज सल्क पत्र है जिसे हम लोग खाने में यूज करते हैं। ठीक है। आम मध्य फल वित्ती है, मीसोकार्प। लीची मांसल एरिल है। नारंगी जूसी प्लासेंटा है। केला मीसोकार्प एंडोस तथा एंडोकार्प। टमाटर फल भित्ति और बीजांडासन है। तरबूज मध्य और अंत फल भित्ति है। कटहल सपत्र परिदल तथा बीज है।
बैर का अगर हम लोग देखें, बैर क्या है, फल भित्ति और बीजांडासन है। सेब गुदेदार पुष्पासन है। सेब असत फल का उदाहरण गुदेदार पुष्पासन है। अंगूर फल भित्ति और बीजांडासन, पेरिकार्प और प्लेसेंटा। जामुन क्या है, फल भित्ति है। अनार रसीले बीज है। काजू क्या है, बीज पत्र तथा पुष्पासन है। ठीक है। बैगन क्या है, बैगन एक प्रकार का फल भित्ति है। ठीक है, तथा बीजांडासन है। मटर बीज पत्र है। भिंडी समूचा फल है। शहतूत रसीले परिदलपुंज है। शरीफा मांसल तथा गुदेदार पुष्पासन है। ठीक है। इमली बीज पत्र और भ्रूण है। मूंगफली बीज है। अमरूद का तीनों भाग एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प का उदाहरण है। नींबू रसीले प्लासेंटा है। सिंघाड़ा क्या है, सिंघाड़ा बीज पत्र है। ठीक है। धनिया क्या है, तो धनिया पुष्पासन और बीज है। ठीक है। गेहूँ भ्रूणपोष है। उसी तरह पपीता मध्य फल भित्ति है, खाने वाला योग्य भाग है। जीन क्या है, ये मक्का में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। ठीक है, जेडीआईएन मक्का में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। पौधे के वार्षिक वलय से क्या ज्ञात होता है, पौधे की आयु ज्ञात होती है। वार्षिक वलय हर साल पौधे का अगर कटिंग करके हम लोग अगर उसे देखेंगे तो इस प्रकार से वलय जुटते जाता है हर साल, वार्षिक वलय। इससे पौधे का अंग प्राप्त होता है, पौधे की आयु पता कर सकते हैं। व्यावसायिक रूप से कॉर्क किससे प्राप्त होता है, ओक क्वार्कस रबर से। शाइम किसे कहते हैं, शाइम नए पौधे के ऊपरी इन्फ्लोरेंस भाग को कहते हैं। फल के अंदर ही बीजों के अंकुरण को क्या कहते हैं, बीबीपेरी कहा जाता है। फलों के अंदर ही बीजों के अंकुरण को क्या कहा जाता है, बीबीपेरी कहा जाता है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, जड़ तथा पत्तियों से। बेलाडोना नामक औषधि यह एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के जड़ और पत्तियों से प्राप्त होता है। ठीक है। मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, पुष्पकली या कैप्सूल से प्राप्त होता है मॉर्फिन। ठीक है। प्याज में कहाँ खाद्य जमा रहता है, सल्कपत्र में जमा रहता है। किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुमंग और जायंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिकोगेमी कहलाती है। डिकोगेमी। शहतूत का फल उदाहरण है सेरोसिस का। शहतूत का फल उदाहरण है सेरोसिस का। पौधे में खनिज लवण एवं जल का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में खनिज लवण और जल का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। पेड़ पर फल किस हार्मोन के कारण पकता है, एथिलीन हार्मोन के कारण पकता है। पेड़ पर फल किस हार्मोन के कारण पकता है, एथिलीन हार्मोन के कारण यह पकता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित खाद्य या भोज्य पदार्थ का संवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों का काम याद रखिएगा। पौधे में जल का ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। रसारोहण कहलाता है। किसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से। क्लोरोफिल हरित लवक में उपस्थित होता है, अतः इसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल हरित लवक में उपस्थित होता है, इसलिए इसे पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम में पाया जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, अतः पौधे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वे किस गैस का अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो वे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। H2O जल, जमीन से जल प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद होता है और सूर्य प्रकाश, सूर्य की रोशनी से सूर्य प्रकाश वे प्राप्त करते हैं।
किस गैस को हरित प्रभाव का गैस कहा जाता है जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? मंड के रूप में या यूं के स्टार्च के रूप में, ठीक है, मंड या स्टार्च। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण से किस गैस की मात्रा में कमी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है। रात्रि के समय हम पेड़ के नीचे क्यों सोना चाहिए? क्योंकि रात्रि के समय पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, बल्कि वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, हानिकारक होता है। इसलिए रात्रि के समय हम पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्लोरोफिल का कार्य क्या है? प्रकाश का अवशोषण करना। क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश का अवशोषण करना, तो प्रकाश का अवशोषण करना, ठीक है। हरित लवक के 2 प्रमुख अंग है ग्रेना स्टोमा। हरित लवक के 2 प्रमुख अंग होते हैं ग्रेना स्टोमा। हरित लवक के 2 प्रमुख अंग है ग्रेना स्टोमा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक और सबसे कम क्रमशः किन रंगों में होती है? सबसे अधिक जो होती है लाल रंग में होती है और सबसे कम बैंगनी रंग में होती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम का आप लोग जानते होंगे ना, बेंजानी हपी नाला, ठीक है। तो उसी प्रकार से लाल और बैंगनी, लाल रंग में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण और बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर जो है वो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर निर्भर करती है। एथिलीन क्या है? एक प्रकार का पादप हार्मोन है एथिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्षमा करें। प्रकाश संश्लेषण में कुछ हम लोग थोड़ा सा 1-2 लाइन को रिवाइज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है CO2, H2O, क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। किस गैस को हरित प्रभाव का गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हरित प्रभाव का गैस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता होता है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण तापमान में वृद्धि होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? मंड या स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण से किस गैस की मात्रा में कमी आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में कमी आती है। रात्रि के समय हमें पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पेड़ भी रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं। रात्रि के समय ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण, तो ये ऑक्सीजन ना छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्लोरोफिल जो होता है उसका काम क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण करना। सूर्य का प्रकाश का अवशोषण क्लोरोफिल के द्वारा ही किया जाता है। हरित लवक के 2 प्रमुख अंग हैं ग्रेना तथा स्ट्रोमा। हरित लवक के 2 प्रमुख अंग है ग्रेना तथा स्ट्रोमा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है और सबसे कम बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है और सबसे कम बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर किस पर निर्भर होती है? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर होती है। एथिलीन क्या है? एथिलीन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फलों को पकने से पहले गिरने से उपज की हानि होती है ना, तो इसे किससे रोका जा सकता है? ऑक्सीजन के छिड़काव से। ऑक्सीजन भी एक प्रकार का हार्मोन है जो फलों को गिरने से पहले पकने से पहले गिरने से रोकता है, तो इसका छिड़काव किया जाता है। सबसे पहले पृथक किया गया पादप हार्मोन ऑक्सीन ही था। इसे निकाला गया था कॉर्न जर्म ऑयल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ATP के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है, ठीक है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण को मिली जुली इकाई को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? टेंसले ने किया था। टेंसले ने किया था। चलिए यहाँ तक हम लोग आज के वीडियो में रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे से यहाँ से जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान का 1 लाइनर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा क्विज हम लोग लाएंगे, ठीक है, जिसमें वीडियो के दौरान आप लोग कमेंट में आंसर देखिए, अपना टेस्ट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप जवाब दे पा रहे हैं। वीडियो को क्या कहें, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जिन स्टूडेंट को ज़रूरत हो, जिनको जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें यह शेयर कीजिए और अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं और किस विषय पर चाहते हैं कि वीडियो बनाऊं, तो यह कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।